नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 42 सीटों में से 32 सीट जीत पाएंगे? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 का चौथा फेज 96 सीटों के लिए 13 मई को होगा। 96 सीट 10 राज्यों में शामिल है और इसमें एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर भी है। आंध्र प्रदेश के 25 सीट और तेलंगाना के 17 सीटों पर भी चुनाव चौथे फेज में ही 13 मई को होंगे। और हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ के 42 सीटों पर क्या होगा। दावे यह है कि प्रधानमंत्री यानी एनडीए 42 में से 32 सीटें जीतेगा। सवाल उठता है कैसे, क्या यह संभव है? आइए देखते हैं संभव है नहीं संभव है क्या है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि तेलंगाना में 3 सबसे बड़े प्लेयर हैं। कांग्रेस, जिनकी राज्य सरकार भी है, बीआरएस, जिसे पहले टीआरएस कहा जाता था, चंद्रशेखर राव की पार्टी, तीसरा बीजेपी, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, जहां पे 3 प्लेयर है, 2 गठबंधन है और 1 अकेले है। एनडीए में बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी है। दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, जो वहां के मुख्यमंत्री भी हैं पिछले 5 बरस से। तीसरा कांग्रेस, उनके गठबंधन में सीपीआई, सीपीएम भी शामिल है। अब सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी 42 में से 32 सीटें जीतेंगे? स्वाभाविक सवाल है कि 32 सीट का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। आधार यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि अब की बार बीजेपी 370 पार और एनडीए करेगा 400 पार। और 370 पार का मतलब 523 में से, माफ करेंगे, 543 लोकसभा सीटों में से 370 बनता है 68% और 400 बनता है 543 में 74%। तो दोनों को मिला के 25 और 17 को हमने 42 किया है जोड़ के, और सवाल खड़ा किया है 74% के आधार पर, क्योंकि तेलंगाना में एनडीए नहीं है, बीजेपी अकेले है, आंध्र प्रदेश में एनडीए है, तो कुल मिला के 74% बनता है 42 का 32 सीट। इसलिए सवाल है कि क्या पीएम मोदी 42 में से 32 सीटें जीतेंगे? अब आइए देखते हैं दोनों राज्यों का अलग अलग ब्यौरा, जिसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि ये इतना सीट जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एनडीए में टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, बीजेपी और जेएसपी, जनसेना पार्टी, पवन कल्याण, बड़े मशहूर एक्टर रहे हैं, अब वो राजनीति में हैं। ये तीनों पार्टी है। और यदि तीनों का 2019 लोकसभा चुनाव का आप नंबर जोड़ें तो सीटें बनती है 3 लोकसभा के। अब वोट का शेयर बनता है, जो इन तीनों को मिला था, 47.1%। दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को विधानसभा में भी स्पष्ट बहुमत मिला था 2019 में, और 25 में से 22 सीटें भी मिली थी लोकसभा में।
और उनको वोट मिला था 49.9 यानी 49.9%। और यदि दोनों का अंतर देखें तो 2.8% का अंतर होता है, यानी एनडीए को 2019 के आधार पर 2.8% कम वोट मिला था। अब सवाल है कि 2.8 क्यों मिला था? क्योंकि टीडीपी उससे पहले के चुनाव में काफी समय तक एनडीए का साथ रहा। और 2014 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखेंगे तो तकरीबन इतना ही वोट मिला था जितना उनको जोड़ के 47.1 होता है। और 2014 में टीडीपी बीजेपी को मिला था 48%। जेएसपी नहीं था उस गठबंधन में। सीटें मिली थी कितना वो सुनिए, 2014 में 15 सीटें मिली थी टीडीपी को और 2 सीटें मिली थी बीजेपी को। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि 2014 में टीडीपी बीजेपी 17 सीट जीतती है 25 में से, दोनों साथ थे। अब वोटें मिलती हैं 48% और वाईएसआर कांग्रेस को मिलता है 45.7% और उन्हें सीटें मिलती है 25 में से 8। और यह स्थिति बदल जाता है 2019 में, चूंकि एनडीए डिवाइडेड है। तो अब क्या होगा? अब यह होगा कि ये 47.1 एनडीए, 49.9 वाईएसआर कांग्रेस, इजाफा होगा 2 वजह से। किसका इजाफा होगा? एनडीए का। एक तो 47.1 था, अब की बारो 50 प्लस होगा। ध्यान दीजिएगा, 50 प्लस होगा वोट शेयर, बटेगा नहीं। क्योंकि अकेले में टीडीपी भी समझ गया है कि मेन प्लेयर तो रहेगा, लेकिन विनिंग शॉट लगाने के लिए उसे बीजेपी चाहिए, जेएसपी चाहिए। और अब की बार तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी, जिसका वोट शेयर 2019 में लगभग 6% था। तो अब सवाल उठता है कि यदि यही बात है तो अब की बार क्या होगा? और यदि कांग्रेस का देखें, वह कांग्रेस का भी अलायंस है, लेकिन कांग्रेस का भी 2019 में खाता नहीं खुला था, जिस प्रकार बीजेपी का खाता नहीं खुला था। अब बीजेपी के अलायंस में अभी 3 है, उसी प्रकार इंडिया अलायंस में भी 3 है, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम। और तीनों का वोट शेयर मिला दीजिए 2019 का तो 1.5% बनता है। क्या करेगा ये? फिर से खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस का। भले वो शर्मिला रेड्डी को, जगनमोहन की बहन को ले आए हैं, लेकिन वो वोट काटेगा जगनमोहन का, ना कि एनडीए का। तय मानिए इस बात को, आप नोट कर लीजिए इस बात को। जो भी वोट कटेगा, जो कांग्रेस ने जिसको खड़ा किया है कडप्पा से, कांग्रेस ने शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है, जिस कांग्रेस ने जगनमोहन रेड्डी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया बाप की जगह पे, जबकि राहुल गांधी सोनिया जी के जगह पर जब बन जाते हैं, लेकिन शर्मिला रेड्डी को खड़ा किया इस बार। अब वो मान गई हैं क्योंकि भाई से बनता नहीं, लेकिन वो नुकसान एनडीए का नहीं पहुंचाएंगी, नुकसान पहुंचाएंगे अपने भाई का, जो कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। खैर, उसमें नहीं जाना हमें। तो कुल मिला के हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो 32 का आंकड़ा है उसमें 19 सीट 25 में से आंध्र प्रदेश में, और यदि एनडीए का वोट शेयर 50% के पार गया तो मेरा अनुमान सुनिए, मिनिमम 19 मैक्सिमम 22 तक जाएगा। हो सकता है वो कहीं क्लीन स्वीप भी ना हो जाए अब की बार, यानी 25 का 25 भी एनडीए के खाते में आंध्र प्रदेश से लोकसभा का सीट जा सकता है। 19 तो तय मानिए। अब आते हैं तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा, 19 सीट का अनुमान हम लगा रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम टोटल एनडीए के पक्ष में। अब देखिए, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और मिनिमम मेरा अनुमान है कि 13 सीट, जो 74% जो बीजेपी का क्लेम है, वो एनडीए को मिलेगा, चूंकि वहां पर बीजेपी है, एनडीए नहीं है।
अब देखिए, तेलंगाना में 2014 के लोकसभा चुनाव में, बल्कि हम 2019 से शुरू करेंगे, टीआरएस को मिला था 9 सीट 17 में से। वोटें मिली थी 41.7 41.7, और बीजेपी को मिला था 4 लोकसभा सीट, वोट शेयर था 19.7। कांग्रेस को मिला था 3 लोकसभा सीट, वोटें मिली थी 29.8। एआईएमआईएम को 1 सीट मिला था, वोट मिला था 2.8। ये 2019 का रिजल्ट है। बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस को क्रॉस करते हुए सेकंड पोजीशन पे आ गई थी। अब बल्कि निजामाबाद से तो धर्मपुरी अरविंद ने केसीआर की बेटी कविता को बुरी तरह पराजित कर दिया था, और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था बीजेपी के लिए 4 सीट। यानी उससे पहले यदि बीजेपी का वोट शेयर देखेंगे, 2014 लोकसभा चुनाव में 1 सीट मिला था, जिसमें 10.47 शेयर था, और सीधे वोट बढ़ के हो गया 19.7, 4 सीट। और एक बात और ध्यान देना है कि उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होता है 2019 के बाद 2023 में, तो टीआरएस यानी बीआरएस चुनाव हार जाती है। चूंकि बीजेपी डिस्टेंट 3rd पोजीशन पर है, जो बीजेपी का प्रयास रहा है कि दूसरे नंबर पर आए, जो अभी तक नहीं आ पाई थी। लोकसभा चुनाव में तो आ गई, वोट शेयर में नहीं आ पाई, तो नेचुरल चॉइस था कांग्रेस, और बीआरएस की जगह कांग्रेस सत्ता में आ गई, और उनको मिला 64 आउट ऑफ 119 क्लियर कट मेजोरिटी, और वोट मिला 39.7, यानी 10% का इजाफा हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के वोट में। यानी 2019 में कांग्रेस को मिला था तेलंगाना में 29.8, और सीधे 10% बढ़ के वो हो गया 39.7। बीजेपी के खाते में सीटें तो बढ़ी, 1 से हो गया 8, लेकिन वोट बढ़ा नहीं, घटा, 14% पे आ गई। और बीआरएस जो पहले टीआरएस था, उसका वोट शेयर था 41.7 2019 लोकसभा चुनाव में, जो घट के हो गया 37 यानी 37.6। यानी जो कटा वो कांग्रेस में जुटा। लेकिन अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस तीनों मेन कंटेंडर हैं। ऑन पेपर तो यही लगता है कि कांग्रेस आगे है, लेकिन यदि आप देखेंगे जो बीच में राजनीतिक उठापटक हुई है तेलंगाना में, बीआरएस के दर्जनों नेता बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, जिसमें कई सिटिंग लोकसभा एमपी हैं। हालांकि कांग्रेस में भी काफी नेता आए हैं, लेकिन बीजेपी में कांग्रेस से ज्यादा नेता का आगमन हुआ है। और चूंकि कांग्रेस का हालांकि अभी 100 दिन हुआ नहीं है, तो कहने का मतलब है कि अंदाजा यह लग रहा है कि तेलंगाना में अब की बार शायद बीआरएस का है। जब से टीआरएस ने बीआरएस बनाया, तब से उनकी सामत आ गई है। गिरावट ऐसी आई है कि मिट्टी पालित होने के कगार पर खड़े हैं। और कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में शायद बीआरएस को 1 सीट मिल जाए तो काफी है। इसका माने यह है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी होगा तेलंगाना में। और ऐसी स्थिति में बीजेपी का दावा है कि वो 17 में से 13 सीट जरूर जीतेंगे। तो यदि 13 बीजेपी जीत जाती है तो बचा कितना? 4। तो 4 में एक तो एमआईएम जीतेगा ही जीतेगा, असदुद्दीन ओवैसी। तो बचा कितना? 14 हो गया, 3 17। यानी क्या कांग्रेस को 3 ही सीट मिलेगा? यह अंदाजा है, क्योंकि 17 सीट में अंदाजा यही है कि बीजेपी को
12 से 13 सीट मिल सकता है, AIMI को 1 सीट मिल सकता है। वैसे हैदराबाद में बहुत कड़ा टक्कर दे रही हैं माधवीलता, भारी रिस्पॉन्स है लोगों का, लेकिन 1984 से हिस्टोरिकल डेटा यही कहता है कि 1984 से लेकर अब तक वहां पर AIMIM ही चुनाव जीता है। बल्कि एक बार वेंकैया नायडू ने ओवैसी के पिताजी को भी चुनाव में टक्कर दिया था, लेकिन ओवैसी के पिता जीते थे, ना कि वेंकैया नायडू। अब मामला बहुत ही करीबी पहुंच गया था। अब की बार क्या होगा हैदराबाद में ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आंकड़ा उनके पक्ष में है। तो कहने का मतलब बीजेपी 13, 1 MIM 14 हो गया, बचा 3, शायद 3 कांग्रेस के खाते में जाएगा। हो सकता है कि TRS कहें, BRS कहें, अपना खाता भी ना खोल पाए। और आखिर में हम क्या करना चाहेंगे, आपसे क्या कहना चाहेंगे कि जो PM मोदी का जो दावा है, जो कहना है कि वो 42 में से 32 सीटें जीत सकते हैं आंध्र प्रदेश में, तो साफ साफ मुझे दिखाई देता है। रही बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना में वो हो सकता है जो बंगाल में हुआ था बीजेपी के लिए, कि सीधे 18 सीट पे पहुंच गई थी। और यदि ऐसा हुआ, बंगाल हुआ तेलंगाना में, तो कोई आश्चर्य नहीं कि बीजेपी को 17 में से 13 सीटें मिल जाए और कुल मिलाकर PM मोदी को 42 में से 32 सीटें मिलने की संभावना बन सकती है। और ऐसा अनुमान हम भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा अनुमान है आंकड़ों के आधार पर, गणित के आधार पर, आकलन के आधार पर, लेकिन ये अनुमान है। परिणाम के लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा जून 4 का। चलिए करते हैं इंतजार जून 4 का। और आखिर में आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को अपना सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका चैनल है, आपके लिए मैं अपनी बात रखता हूं। आप मेरे से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। आपके दोनों पक्ष को हम हमेशा अपनी तरफ से यथासाध्य जवाब देने का प्रयास करता हूं, करता रहूंगा। और आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।